सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल और डबल ब्लैंक्स, राइट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं कि सिंगल ब्लैंक्स के क्वेश्चन जैसे एक स्टेटमेंट दे देगा आपको और बीच में आपको ब्लैंक देगा और आपको चार ऑप्शंस दे देगा और यू पीपल हैव टू पुट द राइट वर्ड, राइट। ये एक ब्लैंक भी हो सकता है, सिंगल ब्लैंक भी भरने को आ जाता है एग्जाम में। समटाइम्स जो एग्जामिनर डबल ब्लैंक्स भी पूछता है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, सिंगल ब्लैंक्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, डबल ब्लैंक्स को कैसे अप्रोच करना होता है, तो वो सारा हम पहले इसके हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो देखेंगे, इसके टिप्स क्या हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे, राइट। मेनली तो सिंगल और डबल ब्लैंक्स को करने के लिए आपको एक ही चीज का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज योर कॉन्टेक्सचुअल वोकैब, राइट। कॉन्टेक्सचुअल वोकैब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आप जानते होंगे, संदर्भ, राइट। कि जैसे कॉन्टेक्सचुअल वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए कि कौन से वर्ड को किस संदर्भ में यूज किया जाता है। थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जामिनर आपका एक ही नॉलेज चेक करना चाहता है, वेदर ही और शी हैज द राइट नॉलेज ऑफ पुटिंग द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस और नॉट। क्या आपको सही जगह पे सही वर्ड लगाना आता है, तो ये चेक करना चाहता है। क्लोज टेस्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें एक पैसेज में हमने ब्लैंक्स भरने होते हैं, 5 ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट। और यहाँ पे सिंगल या डबल ब्लैंक्स में हमने वर्ड को पुट करना होता है। जैसे आपको पता होगा, जैसे लुक का मतलब भी बेटा देखना होता है ना। सी का मतलब भी देखना होता है और वॉच वर्ड का मीनिंग भी देखना होता है। अब वॉच एक डिवाइस भी होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एज ए नाउन भी एक्ट करता है, एज ए वर्ब भी एक्ट करता है। वॉच एज ए डिवाइस नाउन होता है क्योंकि वो चीज है, लेकिन वॉच देखना भी होता है, तो वहां पे इसका मतलब ये वर्ब का काम करता है। तो वॉच का पार्ट ऑफ स्पीच दो होते हैं, नाउन भी, नाउन की तरह भी एक्ट करता है वॉच वर्ड, और आपका एज ए वर्ब भी करता है। तो लुक का मतलब भी देखना है, लुक का मतलब ऐसे तो दिखना होता है, टू अपीयर होता है, टू सीम होता है, लेकिन लुक एट देखना होता है। तो सी का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है। तो लेकिन क्या इनके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट नहीं है? जैसे मैं बोलूंगा द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द बोर्ड, तो फिर बच्चे बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, राइट। सी का मतलब ये होता है जो हम नॉर्मल देखते हैं, जो हम देखते हैं वहां पे हम सी वर्ब का यूज करते हैं। और टेलीविजन देखने के लिए हम कभी भी सी और लुक वर्ब का यूज नहीं करते, हम बोलते हैं वॉचिंग टेलीविजन, शी इज वॉचिंग टेलीविजन। तो थोड़ा थोड़ा इनकी कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में डिफरेंस है। तो यही नॉलेज यहाँ पे चेक करता है। तो देखते हैं सिंगल डबल ब्लैंक को कैसे हिट करते हैं, टिप्स टू सॉल्व फिलअप्स, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीटली रीड करना होता है। यू हैव टू रीड द होल सेंटेंस ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल। वाक्य को आपको पढ़ना होता है, उसके बाद आपको सेंटेंस को समझना होता है, उसकी टोन को समझना होता है। अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द सेंटेंस, राइट। कि जो टोन है वाक्य की, वो किस तरह की टोन जा रही है। अब ये जो टोन्स होती है तीन तरह की। पॉइंट नंबर थर्ड, बोला 3 टाइप्स ऑफ टोन्स आर देयर। टोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। या तो वाक्य स्टूडेंट्स पॉजिटिव टोन में चल रहा होगा, या तो आपका सेंटेंस नेगेटिव टोन में गोइंग ऑन होगा, या तो फिर सेंटेंस की टोन आपकी न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल मींस नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। इन जनरल अगर बात करें तो ये तीन ही टोन्स होती हैं। फिर वो अलग बात होती है कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो वहां पे ऑथर की टोन्स तो दुनिया भर की हैं। वो तो फिर 400 टू 500 टोन्स होती हैं कि ऑथर की टोन क्या है। टोन्स मीन सेंटिमेंट्स क्या है। ऑथर जब पैसेज को लिख रहा है तो क्या वो सैड है, क्या वो हैप्पी है, क्या वो रिस्पेक्ट रेवरेंट टोन है, इरेवरेंट टोन है, नॉस्टैल्जिक टोन है, ठीक है, पेसिमिस्टिक टोन है, ऑप्टिमिस्टिक टोन है। वो तो फिर बहुत सारी होती हैं अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो वाक्य या तो पॉजिटिव वे में गोइंग ऑन होता है, या तो सेंटेंस नेगेटिव वे में गोइंग ऑन होता है, या तो स्टेटमेंट की टोन फिर आपकी सेंटेंस की न्यूट्रल होती है। जैसे देखो मैं बोलता हूं महात्मा गांधी वॉज अ फेमस लीडर, तो टोन का पता कहां से लगता है? टोन का पता बेटा वोकैब से ही कैच होता है, ठीक है। कोई एक ऐसा वर्ड जैसे वाक्य में गुड आ गया तो आप बोलोगे सर ये टोन तो पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस में बैड आ गया तो टोन नेगेटिव है, राइट। मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज अ रिनाउंड लीडर, वॉज अ फेमस लीडर, तो आपसे इस सेंटेंस की टोन पूछी जाए तो क्या बोलोगे आप, क्या टोन होगी बेटा इसकी? पॉजिटिव। लेकिन मैं बोलता हूं महात्मा गांधी वॉज अ ओवर हेटेड लीडर, मतलब लोग उनसे बहुत नफरत करते थे, तो फिर टोन क्या होगी बेटा? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता हूं महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, तो ना तो ये पॉजिटिव रहा ना ही ये नेगेटिव रहा। तो इन जनरल तो ये टोन सी होती है। अब जब आपने टोन रिकॉग्नाइज कर ली, अगर आपने सेंटेंस पढ़ा, आपने उसको समझा और आपने देखा कि ये स्टेटमेंट टोन मतलब पॉजिटिव में चल रही है, राइट। तो उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट बनता है फिलअप्स के उसमें क्वेश्चन में, वो बनता है बेटा एलिमिनेशन। आप जो है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हो, एलिमिनेट करते हो ऑप्शंस को। अगर एलिमिनेशन कैसे होगा? टोन के थ्रू। देखो कैसे होगा,
अगर आपकी स्टेटमेंट चल रही होगी पॉजिटिव, अगर वाक्य पॉजिटिव है तो कौन सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, नेगेटिव ऑप्शंस को ड्रॉप कर देना है। सिमिलरली अगर आपका वाक्य चल रहा होगा नेगेटिव टोन में, अगर वाक्य नेगेटिव टोन का चल रहा होगा तो कौन सी ऑप्शन ड्रॉप हो जाएंगी बेटा, पॉजिटिव ऑप्शंस कट जाएंगी, है ना, क्योंकि नेगेटिव के साथ आप नेगेटिव ही आंसर उठाओगे और पॉजिटिव टोन के साथ आप पॉजिटिव ही आंसर उठाओगे, नेगेटिव वर्ड नहीं उठाओगे, ये रूल होता है। पॉजिटिव वाक्य चल रहा है, आप नेगेटिव वर्ड उठा दोगे, गलत हो जाएगा। तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वर्ड उठाना होता है वोकैबुलरी का, और नेगेटिव टोन के साथ हमें नेगेटिव ही वर्ड को पिक करना होता है ऑप्शंस में से। एक और भी मेथड होता है, एक तो मेथड होता है कि टोन्स के थ्रू आपने एलिमिनेशन कर दिया ऑप्शंस को, एक ग्रामर के थ्रू भी होता है ना। ग्रामर तो एक आपको एज देगा, हमेशा ही फायदा करेगा अगर आप ग्रामेटिकली साउंड होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऑप्शंस भी आती हैं जो ग्रामेटिकल बेस्ड होती हैं, वो हम क्वेश्चंस में अभी देखेंगे। तो ये 6 to 7 पॉइंट्स हैं बेसिकली। सो मेनली यहाँ पे वोकैबुलरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, ठीक है। इफ यू वांट टू हिट दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, अगर आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहते हो तो आपकी वोकैब का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मॉब भी भीड़ होता है, क्राउड भी भीड़ होता है, कॉन्ग्रीगेशन भी भीड़ होता है, लेकिन इनके मीनिंग्स में डिफरेंस है, इनके कॉन्टेक्स्ट अलग होते हैं। मॉब आप जानते होंगे गुस्से वाली भीड़ होती है, क्राउड इन जनरल होता है कि मार्केट में बहुत क्राउड है, दिवाली आ जाती है तो मार्केट्स क्राउडेड हो जाती हैं, वहां पे हम कभी मॉब नहीं यूज करते। क्राउड इन जनरल होता है जब लोग इंजॉय करते हैं। और कॉन्ग्रीगेशन में ग्रेग रूट आई है, ये मैंने आपको रूट वर्ड्स की क्लास भी दी थी जिसमें मैंने बताया था ग्रेग रूट भी ग्रुप को बताती है। और कॉन्ग्रीगेशन होता है बेटा धार्मिक सभा, जैसे मंदिर में भीड़ लगी है, मस्जिद में भीड़ लगी है, तो वहां पे आप कॉन्ग्रीगेशन का यूज करोगे, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे पहला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में एक बार पूछा जा गया है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पे रहा, ये बोला ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड इजिली, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शंस 5 है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग आएगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग है उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। क्या स्ट्रॉन्ग का लिंक बेटा यहाँ पे, डिसीव्ड का मतलब होता है चीटिंग करना, डिसीव्ड वर्ड का मतलब होता है बेटा चीटिंग, धोखा। इस वर्ड का मतलब चीट करना होता है, ठीक है। तो ये जो TOO लग रहा है, ये वर्ड है, ये बेसिकली एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब का कॉन्टेक्स्ट होता है नेगेटिव, राइट। और इसका पेयर देखो यहाँ पे, वैसे अकेला ही एडवर्ब है बट यहाँ पे इसको एज ए कंजंक्शन यूज कर रहा है। जैसे हम ईदर के साथ और लगाते हैं, वैसे इस टू का पेयर क्या होता है, टू होता है, राइट। तो बोले वो इतना इतना स्ट्रांग है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, इतना वो दयालु है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। ये बिल्कुल गलत ऑप्शंस जा रहे हैं यहाँ पे। काइंड भी नहीं आएगा, स्ट्रांग भी नहीं आएगा, ऑनेस्ट भी नहीं आएगा। अरे भाई, धोखा तो उस बंदे को नहीं दिया जा सकता जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो चतुर होता है इंसान, उसको आप धोखा नहीं दे सकते, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा बेटा, दैट कुड बी ऑप्शन नंबर ई। वो बंदा इतना इंटेलिजेंट है, इतना वो चतुर है, इतना वो क्लेवर है, इंटेलिजेंट मतलब क्लेवर भी बोल सकते हो आप, कि उसको आप जो है धोखा नहीं दे सकते आसानी से। तो यहाँ पे राइट आंसर ई बनेगा, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। सेकंड सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू डैश रिस्ट्रेंट एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली, राइट। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है बेटा कंट्रोल करना। अब जानबूझ के देखो यहाँ पे कंट्रोल ऑप्शन दे रहा है, जो बच्चा यहाँ पे बी करेगा या जो यहाँ पे बच्चा सी करेगा, उसको तो एकदम से चुटकी में पकड़ लेगा एग्जामिनर कि इस बच्चे को वोकैबुलरी का लैक है, इसको ये नहीं पता कि जो ब्लैंक के बाद जो वर्ड यहाँ पे लग रहा है रिस्ट्रेंट, इसका मतलब ही कंट्रोल और प्रिवेंट होता है। तो ये भी एक ट्रिक होता है क्लोज टेस्ट के अंदर, और सिंगल और डबल फिलर्स के अंदर एक ट्रिक होता है, एग्जामिनर इस ट्रिक को फॉलो करता है, ठीक है। ब्लैंक दे देगा, या तो कोई वर्ड यहाँ पे पहले ऐसा यूज करेगा या तो एंड में कोई ऐसा वर्ड यूज करेगा, उठा के उसी वर्ड के सिमिलर वर्ड ऑप्शन में दे देगा। जैसे प्रिवेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, स्टॉप करना, प्रिवेंट करना, किसी चीज को रोकना होता है रिस्ट्रेंट। अब जो बच्चा यहाँ बी और सी लगाएगा ना, उसको एकदम कैच कर लेगा कि रिस्ट्रेंट का मीनिंग ही होता है, तो इस बच्चे की वोकैबुलरी पुअर है। तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। तो डी और ई भी एलिमिनेट हो जाएगा बेटा। इसका राइट आंसर बनेगा, बड़ा अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज वुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। सपोज जहां पे हम रहते हैं, या आप दिल्ली में रहते हो या उत्तर प्रदेश में रहते हो, कहीं पे भी आप रहते हो, राइट। तो वहां पे मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 4 आतंकवादी घुस गए, राइट। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं समझाने की वजह से, ठीक है। तो आपको पता है कि जब पुलिस से चीजें नहीं संभलती हैं तो फिर आर्मी को ऑर्डर आते हैं पीछे से, है ना, आर्मी आती है, फिर वो सिचुएशन को देखती है। तो जब आर्मी को सोल्जर्स, यही बोल रहा है वाक्य, द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड, कि उन सिपाहियों को क्या इंस्ट्रक्शन दी गई बेटा, ठीक है, उनको क्या इंस्ट्रक्शन दी जाती है पीछे से जब सिपाही आते हैं, ठीक है, कि पहले वो आते हैं,
तो पहले वो क्या करेंगे, आके क्या करेंगे, सीधा गोलियां चलाने लग जाएंगे? अरे भाई पहले वो देखेंगे, पहले वो एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ वो नहीं होता व्यायाम करना कि हम जिम जाते हैं, आपने बाइसेप्स लगा लिए, ट्राइसेप्स लगा लिए, चेस्ट की एक्सरसाइज लगा ली। वो एक्सरसाइज नहीं होता। सिर्फ एक्सरसाइज का मतलब बेसिकली होता है, यहाँ पे जो इसका मीनिंग बन रहा है, एक वर्ड के कई मीनिंग होता है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज वर्ड का मतलब यहाँ पे बन रहा है बेटा टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली, जांच करने को बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको क्या इंस्ट्रक्शंस होती है कि जाओ पहले देखो भाई, मुआयना करो। पहले वो आएंगे, देखेंगे यार कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पे छुपे हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे 4 आतंकवादी हैं। फिर वो क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, फिर रिस्ट्रेंट करेंगे, फिर कंट्रोल करेंगे सिचुएशन को, प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे, फिर ताकि कोई सिविलियन की डेथ भी ना हो, कोई निर्दोष व्यक्ति को इनोसेंट मारा भी ना जाए, है ना। और फिर सिचुएशन को बोला शांतिपूर्वक जो है क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। सो द सोल्जर्स were instructed to exercise restraint and handle the situation peacefully could be the right answer. थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड सेंटेंस भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला रवि's behavior is worthy of dash by all the youngsters। अब जिस बच्चे की यहाँ पे वोकेबुलरी पुअर है ना, वो बच्चे का ध्यान जाता है सी वाली ऑप्शन पे। ट्रायल तो देखो जी पीछा करना होता है, कोई जब पीछे रहता है, ट्रायल है, जैसे टेस्ट मैच वगैरह होती हैं तो फिर एक टीम खेल जाती है तो बोलते हो ट्रायल बाय 250 रन, इंडिया ट्रायल बाय 250 रन, मतलब इंडिया 250 रन अभी पीछे है। उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ डिफरेंट होता है। एमुलेशन आएगा फॉलोइंग या एक्सप्लोरेशन और एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल गलत है, इरेलीवेंट ऑप्शंस है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, वो जिस बच्चे की वोकैबुलरी पुअर है वो सी करेगा, फॉलोइंग करेगा, जबकि यहाँ पे आंसर होगा बी। रवि का बिहेवियर इतना अच्छा है कि बोल रहा है ऑल द यंगस्टर्स क्या करना चाहिए, एमुलेशन बाय ऑल द यंगस्टर्स। एमुलेशन का शुद्ध हिंदी में मीनिंग होता है बेटा रीस करना। रीस करना समझते हो, रीस करना समझते हो आप? रीस हमेशा ही पॉजिटिव में होती है, रीस कभी नेगेटिव में नहीं होती। बोलते हैं कि जलो मत रीस करो। जैसे आपके फ्रेंड की जॉब लग गई तो आपके पेरेंट्स भी आपको बोलेंगे कि देखो उनका बेटा जॉब पे लग गया, तू भी कुछ सीख, रीस कर उनके बच्चे की। तो रीस होता है टू कॉपी समवन इन अ पॉजिटिव वे। यही बोलना चाह रहा है थर्ड सवाल में, रवि का बिहेवियर इतना अच्छा है कि सारे नौजवानों को उसकी कॉपी करनी चाहिए, उसको फॉलो करना तो किसी चीज के पीछे जाना होता है, राइट। टू गो बिहाइंड समथिंग दैट इज फॉलो करना, अनुसरण करना। लेकिन ये बोल रहा है उसकी रीस करनी चाहिए, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चौथे सवाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपर्ली यूज द टाइम एज ही वेंट ऑन। वेंट ऑन और केप्ट ऑन दो स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बाद हमेशा ही V1 ING आता है। जैसे वो हंसती ही रहती है, वो हंसता ही रहा, ही केप्ट ऑन लाफिंग। वो खाना खाता ही रहा, शी वेंट ऑन ईटिंग। तो ऐसे वाक्य वेंट ऑन और केप्ट ऑन से बनते हैं। द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपर्ली यूज द टाइम एज ही वेंट ऑन, डायलेटिंग, डिवोटिंग, डेलिब्रेशन, डिवोटिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग तो बिल्कुल गलत है, तो बांटना होता है। डाइल्यूट बिखेरना होता है। डेलिब्रेशन जानबूझकर होता है। डिवोटिंग श्रद्धा होती है, डिवोशन श्रद्धा होती है। डिवोशन मेरी श्रद्धा है भगवान में, मंदिर में इसलिए जाता हूं क्योंकि मेरी डिवोशन है, मैं भगवान को मानता हूं। डिवोट करना वैसे देना भी होता है कि स्टडी को हमें टाइम को डिवोट करना चाहिए, लेकिन बेटा ये कॉन्टेक्स्ट तो टाइम को यूज करने वाला कॉन्टेक्स्ट तो पहले ही उसने खत्म कर दिया वाक्य में। बोला द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपर्ली यूज द टाइम एज इवेंट ऑन डायलेटिंग। इसका राइट आंसर बनेगा बेटा ए। डायलेटिंग का मतलब होता है कि जो स्पीकर था वो एक ही पॉइंट को खींचता रहा, स्ट्रेच करना होता है बेसिकली, राइट। तो उसने प्रॉपरली टाइम का, समय का यूज ही नहीं करा, वो एक ही पॉइंट को, अकेले एक ही पॉइंट को खींचता रहा, स्ट्रेच करता रहा बार बार, राइट। ये बोलना चाह रहा है। पांचों पे जाते हैं। सवाल नंबर 5 बोल रहा है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ हैव मेड डैश एफर्ट्स टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अटेंड कॉलेज ऑन द डेज ऑफ द वर्स्ट स्ट्राइक। मतलब प्रिंसिपल और स्टाफ ने कौन से एफर्ट्स लगाए। अब देखो वर्ड्स बड़े यहाँ पे सिमिलर दे रहा है। इंटीग्रेटेड बेटा ज्वाइंट होता है, डेलिब्रेट जानबूझकर होता है, कंसर्टेड भी जानबूझकर होता है, सिस्टमेटिक तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल मतलब सिस्टमेटिक होता है सही तरीके से किसी चीज को करना, है ना। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स, एफर्ट्स के लिए एक्चुअली कंसर्ट वर्ड लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो पुट द राइट, आपको यहाँ कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि एफर्ट्स के लिए कौन सा वर्ड आएगा। तो इट्स कंसर्टेड एफर्ट्स होता मतलब इसका भी ज्वाइंट ही है। कंसर्ट का मीनिंग भी बेटा ज्वाइंट ही होता है, ठीक है। इंटीग्रेट का मीनिंग भी ज्वाइंट ही होता है, बट एफर्ट्स के साथ हमेशा कंसर्ट लगता है, इंटीग्रेट नहीं लगाते हैं। कंसर्टेड एफर्ट्स होता है, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 6, राइट, ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है जी। द डैश इज वर्किंग ऑन वुड। लकड़ी पे कौन काम करता है? आर्टिफैक्ट करता है ना जी। आर्टिस्टिक करता है? बिल्कुल नहीं। आर्टिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर होगा डी।
आर्टिसन होता है जो टिपिकली वुड पे वर्क करता है। आर्टिस्ट तो कलाकार होता है, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक और आर्टिफैक्ट वर्ड का मतलब होता है, होते तो बनाते तो ये भी लकड़ी का ही कोई सामान है, बट ये पर्टिकुलर किसी एक चीज को बनाने में माहिर होते हैं। लेकिन टिपिकली जो वुड पे वर्क करता है उसको आर्टिसन बोलते हैं। 7th पे आ जाते हैं। इफ एन इंडेलिबल इंक, इंडेलिबल मीन वर्ड का मतलब होता है परमानेंट इंक। अगर आप परमानेंट मार्कर यूज करोगे तो बोला दिस विल नॉट बी डैश, क्या ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड आएगा, बिल्कुल गलत है। ऑब्लिगेटेड आएगा, बिल्कुल गलत है। ऑब्लिगेट तो किसी को फोर्स करना होता है। अरे भाई वो बोल रहा है कि अगर आप परमानेंट इंक यूज करोगे तो उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्लिटरेटर कुड बी, ऑब्लिटरेटेड कुड बी द राइट आंसर विच कांट बी रिमूव्ड इजिली, इसका मतलब होता है राइट। और ऑबिएट का मतलब होता है टू रिमूव अ डिफिकल्टी, किसी समस्या को समाधान करना। तो यहाँ तो इंक की बात कर रहा है, इसके लिए आंसर आएगा बेटा सी, ऑब्लिटरेटेड। आ जाइए राइट। क्या करता है वो बंदा, क्या करता है, ही डैश दैट ही कुड स्पीक लैंग्वेजेस, वो चैलेंज करता है कि बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है वो। बोस्ट करता हो, बोस्ट का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बोस्ट होता है, कई लोग होते हैं जो बहुत ऊंची ऊंची फेंकते हैं, इसको बोलते हैं ही इज अ बोस्टर, मीन्स ही इज अ बोस्टर मतलब शेखी झाड़ना, अपनी ही सुनाना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ठीक है। तो बोस्टर उस बंदे को बोलते हैं राइट। तो इसका राइट आंसर, ही बोस्टेड दैट ही कुड स्पीक लैंग्वेजेस, राइट। मैनी लैंग्वेजेस भी बोल सकते हो कि वो शेखी मारता है कि बहुत सारी भाषाएं आती है उसको। सबमिटेड सजेस्टेड बिल्कुल गलत है। 9th पे जाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, द बॉय यू मेट यस्टरडे इज इन क्लास डैश। अगर ये ब्लैंक के पहले क्लास हो, जैसे क्लास यहां पहले लगा रहा है, तो आप लगाओगे यहां पे इज इन क्लास 9, तो आएगा बेटा क्लास 9। मतलब इस क्वेश्चन का, सवाल का राइट आंसर तो सी है। लेकिन यही क्लास वर्ड, अगर यही क्लास वर्ड आपका जो है यहां पे आ जाए, एंड में दिया हो क्लास, ठीक है, तो 9th होता है। तो 9th होता है, 9th क्लास होता है, 9th क्लास होता है, लेकिन क्लास 9 होता है। क्लास पहले होगा तो आपको 9 लिखना है, क्लास बाद में होगा तो 9th लिखते हैं पहले। तो 9th क्लास, क्लास 9, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। जाते हैं। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड, अब प्रिसाइडेड के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी आपको। जैसे अकॉर्डिंग टू होता है, अक्यूज्ड ऑफ होता है, चार्ज्ड विद होता है, सेटिस्फाई विद होता है। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। तो प्रिसाइडेड के साथ लगती है फिक्स्ड प्रपोजिशन बेटा ओवर, इसके साथ आएगा डी आंसर, इट शुड बी प्रिसाइडेड ओवर। 11वां पे आ जाते हैं। द माउंटेन प्रेशर वॉज सो ओवरवेलमिंग दैट ही अल्टीमेटली डैश टू हर विश, एग्रीड इन, काउड इन, बिल्कुल गलत है बेटा। एग्रीड इन तो कभी होता ही नहीं है। अब जिसके प्रपोजिशन अच्छे हो तो वैसे एलिमिनेट कर देगा। ज्ञान, सिर्फ नॉलेज ही एक माध्यम है जिसके थ्रू आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ये कौन बनेगा करोड़पति तो है नहीं कि भाई इसमें 50-50 वाली आपको लाइफ लाइन मिलेगी, दो ऑप्शंस कट जाएंगी। यहाँ पे आपका ज्ञान ही है, आपकी बुद्धि है जो यहाँ पे एलिमिनेशन करेगी। जिस बच्चे को पता है यार अग्रीड इन नहीं होता, ए ऑप्शन तो लगाने का तुक ही नहीं बनता। इल्डेड इन कभी नहीं होता बेटा, इल्डेड टू होता है। ये दो तो मैंने डायरेक्ट काट दी क्योंकि मुझे प्रेपोजिशन का नॉलेज है। तो इसमें राइट फ्रेजल वर्ब क्या भरेंगे, अब गिव इन आएगा। एक्चुअली पता क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द माउंटिंग प्रेशर वॉज सो ओवरवेलमिंग। जैसे आपकी फ्रेंड आपके पास आई और आपको बोला, ठीक है, राधा जो है रीटा के पास आई और रीटा को बोला कि यार चलो वहां पे चलते हैं हम घूमने, लेकिन रीटा का मन नहीं है, वो बोलती नहीं मुझे नहीं जाना। तो राधा ने उसको इतना कन्विंस कर दिया, इतना ओवरवेलमिंग होता है इमोशनल कर देना, किसी को भावुक कर देना। तो राधा ने उसको, रीता को इतना जो है इमोशनल कर दिया, ओवरवेलमिंग कर दिया कि अल्टीमेटली एंड में उसने उसकी डिजायर को उसने बोला चलो ठीक है चलती हूँ। समझ आ रही है आपको बात। तो बेटा गेव इन का मतलब होता है, गेव इन एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है सरेंडर कर देना। इसका मीनिंग सरेंडर भी होता है, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग सरेंडर नहीं बन रहा है। यहां पे इसका मतलब बन रहा है कि दैट ही अल्टीमेटली गेव इन टू हर विश। भाई माउंटिंग प्रेशर, प्रेशर इतना ज्यादा इमोशनल कर दिया उसने अपने दोस्त को कि वो अंत में जाके जो है मान गया कि चलो ठीक है यार, फाइनली अग्री कर जाना होता है इसका मतलब, फाइनली मान गया हो कि ठीक है चलो मैं चल पड़ता हूँ, राइट। तो गेव इन का मतलब दो होते हैं, फाइनली अग्री कर जाना भी होता है, और इसका सेकंड मीनिंग बेसिकली सरेंडर के कॉन्टेक्स्ट में होती है। 12वें पे आ जाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बोले द टाइज दैट बाइंड अ फैमिली टुगेदर आर डैश दैट दे कैन हार्डली विदस्टैंड एनी स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है बेटा कोई भी बल, ठीक है। टाइज होता है गांठ, मतलब जो गांठ जो है एक परिवार को साथ में लेके चलती है, ठीक है। वो गांठ क्या होती है, क्या वो गांठ बहुत टफ होती है, हार्ड होती है? टेनेसियस आएगा, ट्विस्टेड आएगा, टेन्यूस आएगा, टेंटेटिव आएगा। तो ट्विस्टेड तो नहीं आएगा,
भाई जिगजैग वाली गांठ थोड़ी होती हो, टेंटेटिव तो नहीं आएगा बेटा। अब दो वर्ड बचे मेरे पास, टेनेसियस। जो रिश्तों को लेके चलती है ना जो गांठ, वो गांठ हमेशा बहुत नाजुक गांठ होती है। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, बड़े बड़े रिलेशन टूट जाते हैं। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियां हो जाती है ना, तो दरारें पड़ जाती हैं रिश्तों में। फैमिली को लेके चलना भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, DINGS। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं तो बड़े बड़े कई सालों के रिलेशंस तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े परिवार बिखर जाते हैं, भाइयों में दरारें पड़ जाती हैं। तो बेटा वो गांठ जो होती है ना बहुत नाजुक होती है। टेनेसियस का मतलब तो टफ होता है, कटेगा। आंसर है सी, टेन्यूस। और ये दोनों ऑपोजिट है आपस में, ध्यान रखना। टेनेसियस होता है टफ, टफ नहीं होती वो गांठ। आगे बोल रहा है, सेंटेंस में भी कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि वो जो गांठ होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और कोई भी बल, कोई दबाव नहीं झेल पाती है। स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब ऐसे तो अब मोच आने को बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब मेरे पाँव में मोच आ गई तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रेन वर्ड हमें यहाँ पे मीनिंग दे रहा है बेसिकली कि वो कोई भी दबाव नहीं झेल पाती। तो फैमिली को लेके चलना इकट्ठे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ में। ठीक है, कि सबको एक साथ इकट्ठे लेके चलना, नहीं तो बड़े बड़े रिलेशंस बर्बाद हो जाते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। दोनों पे आ जाते हैं। सक्सीडेड इन गेटिंग पोजेशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी। पोजेशन के साथ लगता है बेटा ऑफ, पोजेशन ऑफ होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। दो में आ जाओ। यू नीड डैश। अच्छा, जो घाटियों पे चढ़ने के लिए जो शूज नहीं यूज होते, भाई आप हिल्स पे चढ़ रहे हो, ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे वॉकिंग इन द हिल्स, तो हिल्स पे चढ़ने के लिए जो शूज यूज होते हैं बेटा, वो कंफर्टेबल शूज नहीं बोलते, उनको स्टर्डी वर्ड यूज करते हैं। स्टर्डी जो शूज होते हैं ये काफी हार्ड होता है, इनका जो सोल होता है वो बहुत टफ होता है। तो सो यू नीड स्टडी शूज फॉर वॉकिंग इन द हिल्स। हिल्स पे चढ़ने, जैसे आपको पता है फुटबॉल खेलने के लिए लोग क्या बोलते हैं उन शूज को, स्टड बोलते हैं उनको ना, स्टड बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही स्टडी शूज यूज करते हैं हिल्स पे चढ़ने के लिए। बोल रहा आई हर्ड अ नॉइज, आई हर्ड अ नॉइज, राइट। वैसे तो नॉइज अनकाउंटेबल होता है भाई, रोड्स पे दुनिया भर की गाड़ियां चलती हैं, ठीक है, तो उस साउंड के लिए हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक साउंड आ रहा है तो उसके लिए आप नॉइज बोल सकते हो। 16 पे आ जाते हैं। इज एन, यहाँ पे आ जाएगा बेटा एन आएगा, क्योंकि एच, एच फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा ही एच लगता है, सॉरी एन आर्टिकल लगता है। जैसे एन ऑनेस्ट होता है, एन आवर होता है, एन एन ऑनरेबल चीफ गेस्ट होता है। इस एयर का मतलब होता है वारिस, सक्सेसर को बोलते हैं। ठीक है, SUCCESSOR, सक्सेसर होता है वारिस। तो ही इज एन एयर टू द थ्रोन। दिस इज जस्ट द थिंग आई वांटेड, स्पेसिफिक चीज का कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक बात कर रहा है, स्पेसिफिक के लिए हम हमेशा ही आर्टिकल द लगाते हैं। यही वो चीज है जो जिसको मैं चाहता था। दिस इज द बुक आई वांटेड, विच आई वांटेड, या दिस इज जस्ट द थिंग आई वांटेड, राइट। उसके बाद 18 पे आ जाते हैं। वी ईट, हम खाते हैं। वी ईट दैट वी मे लिव, पर्पज बता रहा है, दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। 19 पे आ जाते हैं। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। तो बेटा ग्रामर वाले वो चल रहे हैं फिलअप्स बेसिकली, तो इसमें आ जाएगा आपका देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आएगा कि उसके रिकवर होने के चांस न के बराबर हैं। ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव डिटर्मिनेंट डालना पड़ता है, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। 20 पे आ जाते हैं। हरी इज द डैश, अब ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है जी, द लेजिएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही क्या लगता है बेटा, आर्टिकल द लिखा जाता है। 21 पे आ जाते हैं। ही डैश टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज, है ना, तो उसकी शादी से पहले खेला करता था, तो ही यूज टू प्ले, ही यूज टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। ठीक है, तो बिल्कुल आंसर ए होगा। यूज टू प्ले मतलब यूज टू एक मॉडल होती है जो पास्ट की हैबिट को बताती है। ही यूज टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। ठीक है, तो आंसर इसका ये होगा। द प्रेजेंट सिस्टम, डबल ब्लैंक्स भी थोड़े से मैंने डाले, इनको देख सकते हो। द प्रेजेंट सिस्टम इज डैश एंड नीड्स डैश, तो क्या भरेंगे, प्रेजेंट सिस्टम। कोई टोन से हमें हिंट नहीं मिल रहा, इस वाक्य की टोन से हमें कोई पता नहीं लग रहा कि एग्जामिनर इस वाक्य को पॉजिटिव टोन में लेके जाना चाह रहा है या नेगेटिव में, इसलिए आंसर आपको नेगेटिव भी दे रहा है, पॉजिटिव भी दे रहा है। अब जिस बच्चे का तो ग्रामर अच्छा है, जिस बच्चे का तो ग्रामर अच्छा है वो तो पकड़ लेगा यहाँ पे। एंड द प्रेजेंट सिस्टम इज डैश एंड नीड्स डैश, एंड नीड्स इंप्रूव आएगा, बिल्कुल गलत है, नीड्स टू इंप्रूव होना चाहिए, तो बी ऑप्शन तो कटेगा बेटा। बी तो गया यहां से, बी नहीं आएगा इसमें, बी तो ड्रॉप हो जाएगा, राइट, बी तो कट जाएगा। एंड नीड्स बेटरमेंट नहीं होगा, नीड्स रिफॉर्मिंग, नीड्स टू रिफॉर्म होता, आंसर होगा बेटा सी, सॉरी डी, डी आंसर होगा। द प्रेजेंट सिस्टम इज गुड एंड नीड्स नो चेंज,
अच्छा, कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रामर आपकी हेल्प करेगा। जितना अच्छा आपका ग्रामर होगा वो आपको एज देगा। जिस बच्चे का ग्रामर अच्छा है ना, स्ट्रक्चर का जिसको नॉलेज है, वो बच्चा इस क्वेश्चन को करके आएगा सही पेपर में। क्योंकि एंड नीड्स बेटरमेंट डजंट मेक सेंस, एंड नीड्स टू इंप्रूव होता, टू होता तो सही था, इन्फिनिटिव आता फिर। रिफॉर्मिंग भी गलत है, नीड्स नो चेंज बनेगा राइट आंसर। इस पे आ जाते हैं। इम्पार्शियल पर्सन, आप जानते होंगे इम्पार्शियल पर्सन होता है जो कभी पक्षपात नहीं करता। एन इम्पार्शियल पर्सन डैश अदर्स विदाउट एनी डैश। तो क्या करता है वो? लाइक करता है, जज करता है। ऑब्वियस है जज करेगा, तो बी आंसर होगा इसका बेटा। जो इम्पार्शियल पर्सन होता है जजेस अदर्स विदाउट एनी बायस, तो आंसर वुड बी बी। इस पे आ जाते हैं। एज आई वॉज हिज डैश, एज आई वॉज हिज डैश कंपेनियन। अब कंपेनियन वर्ड का आपको पता होना चाहिए कि जो कंपेनियन वर्ड होता है साथी होता है इसका मतलब। तो इसके साथ फिक्स्ड जो वर्ड लगता है वो लगता है सोल, राइट। तो राइट आंसर बेटा यहाँ पे डी आ जाएगा। एज आई वॉज हिज सोल कंपेनियन, क्योंकि मैं उसका जो इकलौता एक साथी हूं, इकलौता साथी था मैं, तो अपने जो है नेचुरली जो उसके सुख दुख है, एड्रेस करना मतलब जो उसकी सुख है दुख है। अच्छा, जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है सोल कंपेनियन होता है ना, बेस्ट फ्रेंड जैसे बोलते हैं उसी तरह सोल कंपेनियन होता है, इकलौता साथी। तो उसके साथ हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसके साथ हम अपने सुख को दुख को शेयर करते हैं, बयां करते हैं। तो हमेशा ना ये कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सोल कंपेनियन, कंपेनियन है तो सोल ही आएगा उसके साथ। बेस्ट कंपेनियन गलत हो जाएगा, राइट, तो ई तो कट जाएगा। अब इस पे आ जाते हैं। अब इस नंबर सवाल बोल रहा है बेटा, अ डल स्टूडेंट समटाइम्स गेट्स डैश मार्क्स देन डज अ डैश स्टूडेंट। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो डल स्टूडेंट है वो कौन से नंबर लेके आ जाता है। डल स्टूडेंट का कंपैरिजन किससे करेंगे? मीडियोकर से करेंगे। तो आप बोलोगे नहीं सर, डल स्टूडेंट का कंपैरिजन होगा ब्रिलियंट से, है ना, जो बड़ा होशियार होता है। एक नालायक होता है, एक लायक होता है। तो यहाँ पे डल स्टूडेंट कौन से नंबर ले आता है बेटा? मोर मार्क्स ले आता है। तो आंसर इसका बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कुड बी द राइट आंसर। अ डल स्टूडेंट समटाइम्स गेट्स मोर मार्क्स देन डज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लिख दें, सी कुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, राइट। मोर और ब्रिलियंट आएगा क्योंकि डल का कंपैरिजन किया जाएगा ब्रिलियंट के साथ। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे जाते हैं। इस नंबर पर द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और ऑफ अ मोर सीरियस नेचर देन डैश बिटवीन इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। ये वैसे प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऊपर स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्यूट्स दे रहा है ना, डिस्प्यूट्स दे रहा है। तो बेटा डिस्प्यूट्स दे रहा है तो डिस्प्यूट्स हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। और जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको दैन के बाद हमेशा दोज लिखना पड़ता है, ठीक है, दोज लिखना पड़ता है। तो आंसर बनेगा सी। मैं बोलता हूं दिस पेन इज बेटर। सपोज ये दो पेन है मेरे हाथ में, वैसे माउस है लेकिन मैं कंपैरिजन वैसे अज्यूम कर लो कि ये भी पेन है। मैं बताऊं ये वाला पेन इस पेन से अच्छा है, तो मैं बोलूंगा दिस पेन इज बेटर देन दैट ऑफ। जब सिंगुलर का कंपैरिजन दूसरे के साथ हो रहा है तो बेटा दैट ऑफ लगाते हैं। अब ये दो पेन मेरे हाथ में है, सपोज दो पेन मेरे इस हाथ में, मैं तो दीज पेन्स आर बेटर देन दोज ऑफ। तो वेन एवर योर सब्जेक्ट वुड बी प्लूरल, जब भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो दैन के बाद दोज लिखते हैं, राइट। तो सिंगल डबल ब्लैंक्स को कैसे करते हैं थोड़ा सा मैंने आपको इसमें ट्रैक बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।